दोस्तों, क्या आप ये रियल लाइफ मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? इस वीडियो में हम लर्न करेंगे डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन का सीक्रेट। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का सीक्रेट बताया था। इस वीडियो में फिर से हम एक डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन का सीक्रेट थ्रू टाइम एंड वर्क, मैन एंड फूड एंड शेयरिंग प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नॉर्मली एग्ज़ाम में, ओलंपियाड और स्कूल एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टे टिल द एंड बिकॉज द लास्ट क्वेश्चन टीचर्स एन इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन along with maths. Let us begin. Our first question is A and B together finish a work in 20 days. मीन्स ये हुआ कि दो लोग हैं A और B, एक A है और दूसरा B है, और दोनों मिलकर एक काम को 20 डेज में फिनिश कर देते हैं। A alone, अब A अकेला आता है। अगर A alone can do 1/5 of the work in 12 days, तो A अकेला अगर काम करता है 12 डेज तो वो 1/5 वर्क को कंप्लीट कर लेता है। इन हाउ मैनी डेज कैन बी alone फिनिश द वर्क? तो अब हमें ये पता करना है कि अकेले बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सो लेट अस बिगिन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ी आसानी से आएगा, लेकिन हम इसको टेबुलर फॉर्म में नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ हियर आर टू क्वांटिटीज़। यहाँ पर हमारे सामने दो क्वांटिटीज़ है। अगर एक क्वांटिटी होती तब तो हम टेबुलर फॉर्म में रखते और टेबुलर फॉर्म में रख के उसको बड़ी आसानी से सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, दो पर्सन हैं ए और बी, इसलिए हम इसको टेबुलर फॉर्म में नहीं रख सकते। इसका सॉल्यूशन हमें जनरल तरीके से ही करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों, ए और बी दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, तो इस काम को कितने दिन लगते हैं? 20 डेज। और अगर हम ऐसे कहें कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/A होगा। ए का एक दिन का काम 1/A, और B का एक दिन का काम कितना होगा? दैट विल बी 1/B। ए बी ही ले लेते हैं हम इनको सीधा, नॉट टेकिंग एक्स एंड वाई। ए का एक दिन का काम 1/A होगा और बी का एक दिन का काम 1/B होगा। मान लेते हैं कि ए डेज में पूरा वर्क कर देता है और बी डेज में पूरा वर्क कर देता है, तो ए का एक दिन का काम 1/A होगा और बी का एक दिन का काम 1/B होगा। और ये दोनों का मिला के एक दिन का काम, क्योंकि 20 डेज में कंप्लीट करते हैं, 1/20 होगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। अब दूसरा पार्ट है इसका, वो ये है कि ए एलोन, ए अकेला आता है। ए एलोन एलोन क्या करता है? अगर इस काम को करे तो 12 डेज में वो कितना काम करता है? 1/5 ऑफ वर्क। ए एलोन वन-फिफ्थ ऑफ वर्क completes 1/5 of work in 12 days। तो एक दिन में ए एलोन कितना काम करेगा? 1/5 वर्क कर रहा है 12 डेज में, तो एक दिन में। देयरफॉर एज वर्क ऑफ 1 डे, तो 1 डे का ए का काम कितना होगा? 1/5 इंटू 1/12 मीन्स दैट इज 1/60। तो ए एक दिन में 1/60 वर्क करेगा। अब इधर पर ए का काम रख देते हैं और इधर बी को ऐसे ही रहने देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं।
So we shall get the answer. So this way, substituting the values of a and b from here. तो a की वैल्यू है 1/60 और b की वैल्यू फाइंड करनी है अब हमें, b कितने दिन में उसे काम करेगा। तो आइए देखते हैं, हम रखते हैं a की वैल्यू 1/60 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/b, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको, 1/60 प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/20। बस अब हमारा आंसर क्विकली आ जाएगा। वी ट्रांसपोज दिस 1/60 टू दैट साइड, हम 1/60 को उस साइड ट्रांसपोज कर देते हैं और 1/b इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/60 और हम देखते हैं कि 1/b इज इक्वल टू इनका एलसीएम होगा 60 और 1/b इज इक्वल टू 120 माइनस 1/60, 1/20 माइनस 1/60 और वी कैन सॉल्व दिस। 1/b is equal to LCM will be 60. So 23 is 63 minus 1. That is equal to 2/60 and that is equal to 1/30. So therefore 1/b is equal to 1/30. Therefore b is equal to 30 days. तो B एलोन उस काम को, B अकेले उस काम को 30 डेज में पूरा करेगा, 30 दिनों में, 30 दिन लेगा। A और B मिलकर उस काम को 20 दिन में करेंगे, लेकिन B अकेला उस काम को 30 दिन में करेगा। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। ए और बी दोनों मिलके एक काम को 20 डेज में करते हैं, तो एक दिन का काम 1/a होगा ये का, और बी का एक दिन का काम 1/b होगा। तो इन दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 1/20, क्योंकि 20 डेज में ये कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में 1/20 पार्ट करेंगे। ए एलोन डज, अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए अकेला डज 1/5 द वर्क इन 12 डेज, तो 12 डेज में 1/5 काम कर पाता है ए अकेला। तो ए अकेले का एक दिन का काम कितना होगा 1/5 इंटू 1/12, दैट विल बी 1/60 पार्ट। अब 1/60 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो b की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेते हैं, और यहाँ पर 1/60 रखा, 1/b इज इक्वल टू 1/20 और 1/b इज इक्वल टू, इसको सब्स्टिट्यूट किया, ट्रांसपोज किया, 1/b इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/60 और 1/b इज इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम इज 60, 23 is 60, so 3 minus 1 that is 2/60, 1/30, so 30 days. B alone will complete the work in 30 days. Now our second question. अब ये हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन है। A garrison of 120 soldiers had food provision for 60 days. तो एक गैरिजन है, उसमें 120 सोल्जर्स हैं, उनके पास फूड का जो प्रोविज़न है 60 डेज़ का है। आफ्टर 8 डेज़, तो 8 डेज़ तक तो कुछ भी नहीं है, वो सेम चलेगा। आफ्टर 8 डेज़ रेनफोर्समेंट ऑफ 40 सोल्जर्स अराइव्ड, तो 8 डेज़ के बाद एक 40 सोल्जर्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज फूड विल लीस्ट, तो अब हमें ऐसी कंडीशन में ये पता करना है कि अब वो जो 60 डेज़ फूड चल रहा था वो कितने दिन और चलेगा। तो पहले 8 डेज़ को तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं, 8 डेज़ का तो कोई इसमें कैलकुलेशन होगी नहीं, तो इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। इट इज़ इन इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन में क्यों? क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ सोल्जर्स बढ़ा देते हैं तो फूड कम दिन चलेगा,
मतलब एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है। और अगर जो है डेज बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ सोल्जर्स कम करने होंगे। तो इसलिए ये इन्वर्स वेरिएशन है, इट इज़ एन इन्वर्स वेरिएशन। इट इज़ द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। तो इसको हम टेबल बनाकर कर सकते हैं। टेबल बनाकर करना बहुत आसान होता है और आसानी से उसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो टेबल बनाते हैं, देखते हैं। तो ये हमने टेबल बनाई, नंबर ऑफ सोल्जर्स यहाँ लिए हमने और फूड फॉर डेज यहाँ लिए। जब 120 सोल्जर्स हैं तो फूड 60 डेज चलता है। अब ये सोल्जर्स 8 डेज के बाद, ये फूड तो 60 डेज चलना था, लेकिन 8 डेज तक तो ये फूड चला 120 सोल्जर्स के साथ। तो अगर ये फूड 8 डेज इसमें से माइनस कर देते हैं 52 डेज, तो अब ये जो फूड बचा 120 सोल्जर्स अगर इसको यूज़ करते हैं तो 52 डेज चलेगा। 8 डेज तो ऐसे ही निकल गए, 52 डेज बचे। तो 52 डेज ये फूड चलेगा अगर 120 सोल्जर्स इसे यूज़ करते हैं तब। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ कि 40 सोल्जर्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो अब हो गए सोल्जर 160। तो 160 जब सोल्जर होंगे तब कितने दिन फूड चलेगा, हमने एक्स लेट कर लिया। तो ये इन्वर्स वेरिएशन है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि x1 अपॉन x2, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, ये लेते हैं इन्वर्स वेरिएशन में। तो ये फार्मूला था x1 अपॉन x2 स्ट्रेट x1 x2, तो यही रिलेशन लेंगे, इससे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, ये, और x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 भी कह सकते हैं। तो अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और बड़ी जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो x1 के प्लेस पर है 120 और x2 के प्लेस पर है 160, ये वाला लेंगे 160, और y2 के प्लेस पर है x एंड y1 के प्लेस पर है 52। x1 x2 x3 ऐसे ले लेते हैं, y1 y2 y3, तो इसको तो छोड़ रहे हैं हम, x1 x2 y1 y2। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 120 अपॉन 160 इंटू 52, और इजीली क्रॉस करके आंसर निकाल सकते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर 160 से डिवाइड करते हैं, दैट इज़ लॉन्ग प्रोसेस और इसमें मिस्टेक होने का चांस बढ़ जाते हैं। एक तो मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक के चांस बढ़ते हैं, दूसरा डिवीज़न में भी। तो ऐसे नहीं करना, रिडक्शन करना, वो रिडक्शन से रिड्यूस करने से बचना चाहते हैं। रिड्यूस करना सबसे आसान होता है, उसमें डायरेक्ट आंसर हमें मिलता है। तो देखिए हम यहाँ पर रिड्यूस करते हैं 4 के टेबल से, 4 3 12, 4 4 16। अब ये भी आगे 4 के टेबल से रिड्यूस हो जाएगा, 4 1 4, 4 13। तो ये x इज इक्वल टू 39 डेज। डेज अब फूड चलेगा कितने सोल्जर्स के लिए, 160 सोल्जर्स के लिए। बचे हुए जो 8 डेज तो निकल ही गए थे, अब 39 डेज चलेगा ये फूड।
तो इस तरह से ये बहुत आसान तरीके से हमने ये क्वेश्चन निकाला। एक बार फिर से देख लेते हैं। टोटल सोल्जर्स थे 120 और फूड था 60 डेज़ के लिए। तो 8 डेज़ के बाद, 8 डेज़ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 डेज़ तो माइनस कर देते हैं हम, इसमें से 52 डेज़ बचे और वो फूड 120 सोल्जर्स 52 डेज़ तक यूज़ कर सकते थे, ले सकते थे। लेकिन सोल्जर्स इंक्रीज़ हो गए, 160 हो गए, 40 इंक्रीज़ हो गए तो 160 हो गए। अब वो फूड कितने दिन चलेगा? x डेज। तो हम अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्वर्स वेरिएशन। यहाँ तो यही रहेगा x1 अपॉन x2, यहाँ हो जाएगा y2 अपॉन y1, y2 अपॉन y1। और यूँ ही या यूँ कहें कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, वो भी लिख सकते हैं आप एज यू विश, जो आपको याद रहे। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ये इन्वर्स वेरिएशन के लिए। तो डायरेक्ट इसे भी लगा सकते हैं आप और इसको सॉल्व कर लिया तो 39 डेज कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ जाता है। तो अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम। और थर्ड क्वेश्चन ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 30 चिल्ड्रन, एक बॉक्स है स्वीट्स का, उसको 30 चिल्ड्रन के बीच में डिवाइड करते हैं। दे विल गेट 8 स्वीट्स, तो एक बच्चे को 8 स्वीट्स मिलेंगे। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 6, तो अगर 6 बच्चे कम कर दिए जाएं, यानी कि 30 माइनस 6 कर दिए जाएं, तो हमारे पास कितने बच्चे बचेंगे? 24। तो 24 बच्चे जब होंगे तब वो स्वीट्स, वो बॉक्स में से एक बच्चे को कितने स्वीट्स मिलेंगे, ये कैलकुलेट करना है। इट इज़ आल्सो इन इनवर्स वेरिएशन, क्योंकि जैसे ही हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम करते हैं तो नंबर ऑफ स्वीट्स जो 8 मिल रहे थे वो बढ़ जाएंगे। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन हम देखते हैं। इसके लिए भी हम वैसे ही टेबल बनाते हैं। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि नंबर ऑफ स्वीट्स 8 मिल रहे हैं अगर 30 चिल्ड्रन हैं तब। अब चिल्ड्रन रह जाते हैं 30 माइनस 6, 24। तो नंबर ऑफ स्वीट्स कितने होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। एक बच्चे को कितने स्वीट्स मिलेंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये भी एक इन्वर्स वेरिएशन का केस है, क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ स्वीट्स ये 8 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसकी कैलकुलेशन हम देखते हैं। वैसे ही होगा x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। सो इट इज़ इनवर्स वेरिएशन। तो ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है। तो हम इसमें भी वैसे ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जैसा कि हमने पहले यूज़ किया था। x1 अपॉन x2, लेकिन इन्वर्स है तो y2 अपॉन y1। x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर x1 के प्लेस पर हमारे पास है 8 और x2 के प्लेस पर x ही लिखा हुआ है हमने, x इज इक्वल टू y2 के प्लेस पर है 24 और y1 के प्लेस पर है 30। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें मिलता है देयरफॉर 24x इज इक्वल टू 8 इंटू 30
और x इज इक्वल टू 8 इंटू 30 अपॉन 24. 8 1s are 8, 8 3s are 24, 3 1s are 3 or 0. So this way x is equal to 10. तो अब 10 स्वीट्स मिलेंगे हर बच्चे को, यानी कि अगर 6 बच्चे कम हो जाते हैं, 30 में से 6 कम हुए तो 24 बच्चों को अगर वही स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हो जो 30 बच्चों को 8 मिल रहे थे, तो 24 बच्चों को 10 स्वीट्स मिलेंगे. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. अब मैं सोचता हूँ कि आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा. रिमेंबर, मैथमेटिक्स बिकम ईजी व्हेन योर कंसेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग. तो ये बात सही है कि मैथ्स बहुत ईजी हो जाती है जब आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं. इफ़ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई स्कॉलर्स अकेडमी. ऑल्सो क्वेश्चन you enjoyed the most. Also write the question you enjoyed the most and what topic would you like to learn next. Keep learning, keep practicing, and I will see you in the next video. Thank you for watching. तो इस तरह से लर्न करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें. तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Thank you for watching again my Scholars Academy.